सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम कुछ बात करने वाले हैं मोआना 2 एनिमेशन मूवी के कुछ अपडेट एंड रिलीज डेट के बारे में। आज आप हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाले हैं इसके, कैसे इस मूवी में आपको देखना चाहिए, कहाँ देखना चाहिए। आपको इस मूवी से काफ़ी सारी रिलेटेड मूवी आपको बताएंगे और क्या आप इस मूवी को कहाँ पे देख सकते हैं, इसका काफ़ी चीज़ें आपको हम पूरे स्पेशल फीचर्स के साथ में बताएंगे। तो मोआना 2 जिसे कुछ बाज़ारों में वह आना या ओशिनिया 2 के नाम से भी जाना जाता है, वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स के लिए वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित एक आगामी अमेरिका एनिमेटेड संगीतमय साहसिक फिल्म है मोआना, जो कि 2016 की फिल्म अगली गाड़ी की यह सीक्वल है। यह फिल्म डेरिक जूनियर, जेसन हैंड और डाना लोडेक्स मिलर उनके फीचर निर्देशन में पहली बार निर्देशित और क्रिस्टिना चैन और यावेट मारिनो द्वारा निर्मित है, जिसकी पटकथा जेरेड बुश और मेरन ने लिखी है। इस फिल्म में ऑली क्रावालो, ड्वेन जॉनसन, टैमारा मॉरिसन, निकोल शेरजिगर, साइल हाउस और एला टूडिक शामिल है। सभी फिल्म में अपनी भूमिकाओं को दोहरा रहे हैं, जिसमें खलेसी लैम्बर्ट, स्टूडा, रोज माताफियो, डेविन फेन, हुआ लालाई चुंग, और हिमाई फ्रेजर और गेराल्ड रामसे शामिल है। दोस्तों, इस मूवी के निर्देशन की बात करें तो डेरिक जूनियर, जेसन हैंड, डाना लोडेक्स मिलर है। पटकथा इसकी जेरेड बुश और डाना लोडेक्स मिलर ने लिखी है। किसके द्वारा उत्पादित है तो क्रिस्टिना चैन, यावेट मारिनो। इस अभिनेता की बात करें तो ऑली क्रावलो, ड्वेन जॉनसन, टैमारा मॉरिसन, निकोल शेरजिगर, खलेसी लैम्बर्ट, स्टूडा, रोज माताफियो, डेविन फेन, हु लाई चुंग, राचेल हाउस, हिमाई फ्रेजर, गेराल्ड रामसे, एलन टूडिक। इसे संगीत किसने दिया है तो बात करेंगे संगीत इसे मार्क मैंसिना, ओपेटिया फवाई, अबीगैल बार्लो, एमिली बियर। इसे उत्पादन किस कंपनी ने किया तो वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो द्वारा इसे वितरित किया गया। इसकी रिलीज़ तारीख की बात करें तो यह 27 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में आने वाली है। अगर इसके रन टाइम की बात करें तो इसे 100 मिनट, आई थिंक 1.5 घंटे से ज़्यादा का टाइम मिल सकता है। इसे किस देश में रिलीज़ किया जाना है तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर भाषा की बात करें तो इसे अंग्रेजी में रिलीज़ किया जाएगा। मोआना के अनुवर्ती पर विकास मूल रूप से डिज्नी के लिए एक लंबी फॉर्म सीमित स्ट्रिंग श्रृंखला के रूप में शुरू हुआ है। इससे पहले कि इसे फरवरी 2024 तक एक नाटकीय सीक्वल में बदल दिया गया, जिसमें डेरिक को लेखक और निर्देशक दोनों रूप में पुष्टि की गई है। मई में हैंड, मिलर, चैन और मोरिनो की भागीदारी की पुष्टि की गई। 1 महीने बाद बुश को एक लेखक के रूप में लौटाने की पुष्टि की गई थी। बाद में मिलर ने
अगस्त में सह-लेखक के रूप में डेरिक की जगह ली। पहली फिल्म के संगीतकार और सह-गीतकार मार्क मैंजीना और ओपिटिया फोई ने स्कोर करने और गाने लिखने के लिए वापसी की, जबकि एबिगेल बार्लो और एमिली बियर ने अतिरिक्त गीतकारों के रूप में लिन-मैनुअल मिरांडा की जगह ली। मोआना 2 का विश्व प्रीमियर 21 नवंबर 2024 को कापोली, हवाई में हुआ था और इसे 27 नवंबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा रिलीज किया जाना है। बात करें इसके कुछ आधार की, तो पहली फिल्म की घटनाओं के 3 साल बाद मोआना को अपने पूर्वजों से एक अप्रत्याशित काल प्राप्त होती है और वह अपना खुद का दल बनाती है। अपने दोस्त अर्धदेव माउई के साथ फिर से मिलती है जब ये मोटू पेतू के छिपे हुए द्वीप पर भगवान नालो के अभिशाप को तोड़ने के लिए ओशिनिया के दूर समुद्र की यात्रा करते हैं, जो एक बार समुद्र के लोगों को जोड़ता है तो वे पुराने और नए दुश्मनों का सामना करते हैं, जिसमें काकामोरा और अंडरवर्ल्ड देवी मातंगी शामिल है। बात करें इसके कलाकार और पात्र की, तो ओली क्रावालो मोआना के रूप में गांव के एक मुखिया तुई और उसकी पत्नी सीना की जिज्ञासु बेटी, जिससे मोटू पेतू द्वीप पर अभिशाप को तोड़ने के लिए समुद्र द्वारा चुना जाता है। क्रावालो फिल्म की हवाईयन भाषा में डबिंग में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे। ड्वेन जॉनसन माउई एक मजबूत इरादों वाला, आकार बदलने वाला देवता जो मोआना के साथ उसकी यात्रा में साथ देता है। तुई के रूप में टेमुएरा मॉरिसन मोआना के पिता और मोटुनुई द्वीप के प्रमुख। मॉरिसन फिल्म की माओरी भाषा में डबिंग में अपनी भूमिका दोहराएंगे। निकोल सिर्जी गार्सिना मोआना की माँ और मोटुनुई की सरदार मोआना की छोटी बहन सिमिया के रूप में खालिसी लैम्बर्ट स्टूडा। लोटो के रूप में रोज माटाफियो मोआना का रास्ता खोजने वाले दल की एक बुद्धिमान लेकिन विचित्र सदस्य होती है। डेविन फेन केल एक अधिक क्रोधी इंसान और मोआना का रास्ता खोजने वाले दल का सदस्य है। मोनी के रूप में हुलालाई चुंग मोनाना के रास्ता खोजने वाले दल का सदस्य और माई का प्रशंसक है। मातंगी के रूप में अभिमाई फ्रेजर मोआना और माउई के लिए एक रहस्यमय खतरा। अगर दोस्तों इसके कुछ बाहरी संबंध के बारे में बात करेंगे तो इसे डिज्नी हॉटस्टार पर शायद रिलीज किया जाएगा। बात करेंगे मोआना के फर्स्ट पार्ट के बारे में, तो कैसी थी मूवी और इसे कैसी रेटिंग सब दी गई थी, तो हम आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ बताएंगे। इस फिल्म में ड्वेन जॉनसन और ओली क्रावालो ने अपनी फिल्म के करियर की शुरुआत की थी। बात करें ड्वेन जॉनसन कौन है, तो ड्वेन जॉनसन की कुछ बायोग्राफी के बारे में जान लेते हैं। तो ड्वेन डग जॉनसन का जन्म 2 मई 1972 को हुआ था, जिन्हें उनके रिंग नाम द रॉक के नाम से भी जाना जाता है। एक अमेरिकी अभिनेता, पेशेवर पहलवान और व्यवसायी है। वह WWE में अनुबंधित है, जहां वह अंशकालिक आधार पर प्रदर्शन करते हैं। व्यापक रूप से सभी समय के महानतम पेशेवर पहलवानों में से एक
माने जाने वाले जॉनसन एटीट्यूड युग के दौरान विश्व कुश्ती महासंघ के विकास और सफलता का अभिन्न अंग थे। अभिनय करियर को आगे बढ़ाने के लिए पहले उन्होंने 8 साल तक WWF के लिए पूर्णकालिक कुश्ती लड़ी। उनकी फिल्में ने उत्तरी अमेरिका में $3.5 बिलियन से अधिक और दुनिया भर में $12.5 बिलियन से अधिक की कमाई की है, जिससे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले और सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक बन गए हैं। वह यूनाइटेड फुटबॉल लीग के सह मालिक हैं। TKO ग्रुप होल्डिंग्स के निर्देशक मंडल के सदस्य हैं। UFC और ड्वेन जॉनसन, जिनकी शिक्षा की बात करें तो मियामी विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की है। और बात करेंगे बिल की ऊंचाई 6 फीट 5 इंच है, यानी 196 सेंटीमीटर। बिल का वजन 260 पाउंड है, यानी 118 किलो। मियामी विश्वविद्यालय में फुटबॉल खेलने के लिए एथलेटिक छात्रवृत्ति स्वीकार करने के बाद जॉनसन 1991 की राष्ट्रीय चैंपियनशिप के सदस्य थे, लेकिन बड़े पैमाने पर बैकअप खिलाड़ी थे। पेशेवर फुटबॉल के आकांक्षाओं के बावजूद वह 1995 के NFL ड्राफ्ट में अनिर्धारित हो गए और अपने पहले सीजन में कट जाने से पहले कैलगरी स्टैम्पर्ड के साथ कुछ समय के लिए हस्ताक्षर किए। 1996 में उनके पिता ने उन्हें WWF के साथ एक अनुबंध हासिल करने में मदद की। जॉनसन तेजी से वैश्विक प्रमुखता पर पहुंचे। एक करिश्माई कचरा वक्ता के रूप में उनके द्वारा नियोजित एक नौटंकी से सहायता मिले। जॉनसन ने 2004 में WWE छोड़ दिया। वह 2011 में 2013 तक अंशकालिक कलाकार के रूप में लौटे और 2019 में अपनी सेवानिवृत्ति से तक छिटपुट एक बार विश्व चैंपियन, जिसमें प्रमोशन का पहला अफ्रीकी अमेरिकी मूल का चैंपियन शामिल है। वह 2 बार के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, 5 बार के टैग टीम चैंपियन, 2000 रॉयल रंबल विजेता है और WWE के 6ठे ट्रिपल क्राउन चैंपियन भी है। जॉनसन ने कई पे पर व्यू इवेंट्स को हेडलाइन किया, जिसमें WWE के प्रमुख इवेंट रेसलमेनिया 6 बार शामिल है। जॉनसन की पहली फिल्म भूमिका द मम्मी रिटर्न्स 2001 में थी। अगले वर्ष उन्होंने एक्शन फंतासी फिल्म द स्कॉर्पियन किंग में अपनी पहली भूमिका निभाई। उन्होंने तब से पारिवारिक फिल्मों द गेम प्लान 2007, रेस टू विच माउंटेन 2009, टूथ फेयरी 2010, जुमांजी वेलकम टू द जंगल 2017, जुमांजी द नेक्स्ट लेवल 2019, जंगल क्रूर 2021 और एक्शन फिल्में जर्नी टू द मिस्टीरियस आइसलैंड 2012, GI जो प्रतिशोध 2013
हरक्यूलिस 2014, स्काईस्क्रेपर 2018, सैन एंड्रियास और रैम्पेज 2018 में भी अभिनय किया। उन्होंने एक्शन कॉमेडी फिल्मों द गेट स्मार्ट 2008, सेंट्रल इंटेलिजेंस 2016, फास्ट 5 2011 में शुरू होने वाली फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्मों में एक ब्लू हाउस के रूप में उनकी भूमिका ने फ्रेंचाइजी को फिल्म में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनने में मदद की। वह ब्लैक एडम 2022 में शीर्षक भूमिका निभाकर डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में शामिल हो गए। उन्हें डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म मोआना 2016 में माउई की आवाज़ देने के लिए भी जाना जाता है। जॉनसन ने एचबी कॉमेडी ड्रामा सीरीज फॉलोअर्स और आत्मकथात्मक सिटकॉम यंग रॉक का निर्माण और अभिनय किया। उनकी आत्मकथा द रॉक चेस 2000 में रिलीज हुई और न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर थी। 2019 में टाइम ने उन्हें दुनिया का सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक के रूप में नामित किया। उनकी बात करें फुटबॉल कैरियर की बात करें, हाई स्कूल की तरह जॉनसन ने मियामी विश्वविद्यालय से डिफेंसिव टैकल खेलना जारी रखा, जहां वे अपने मियामी हरिकेन्स 1991 टीम के सदस्य थे, जिसने उस वर्ष की राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। हालांकि वह 4 साल खेलने के बावजूद जॉनसन ने खुद को डेप्थ चार्ट पर कुल खिलाड़ियों के पीछे पाया, जिसमें भविष्य के एनएफएल स्टार और प्रो फुटबॉल हॉल ऑफ फेम के सदस्य वारेन सेफ शामिल थे और ज़्यादातर बैकअप भूमिकाओं में दिखाई दिए। मियामी ने अपने समय के दौरान जॉनसन ने शुरुआत के साथ 19 गेम खेले। उन्होंने 4.6 और 77 टैकल दर्ज किए। बाकी उनकी लाइफ तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही थी। बाकी हम देखेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो इसके रिलीज जानकारी के बारे में हम कुछ जान जाते हैं। तो 21 नवंबर 2024 को यह तो रिलीज होने वाला है, जिसे अन्य नामों से भी जाना जाएगा। मोआना 2, वयाना माहा 2, ऑस्ट्रेलिया में मोआना को 2024 को दिया गया था आधिकारिक प्रमाणन का क्या था। तो छुटी हुई जानकारी भरकर आईएमडी को बेहतर बनाने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो मोआना 2 के कुछ बात करेंगे तो वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स के बारे में। तो वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स एक अमेरिका फिल्म निर्माण कंपनी है और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो की सहायक कंपनी है, जो डिज्नी एंटरटेनमेंट का एक प्रभाग है, जिसका स्वामित्व वॉल्ट डिज्नी कंपनी के पास है। स्टूडियो वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो इकाई के भीतर लाइव एक्शन फीचर फिल्मों को एनिमेशन का प्रमुख निर्माता है और यह कैलिफोर्निया के बर्बैंक में वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो में स्थित है। वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो और पिक्चर एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित
एनिमेटेड फिल्में भी स्टूडियो के बैनर तले रिलीज हो जाती है। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा निर्मित फिल्मों का वितरण और विपणन करता है। डिज्नी ने 1950 के दशक में लाइव एक्शन फिल्मों का निर्माण शुरू किया। लाइव एक्शन डिवीजन 1983 में वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स बन गया, जब डिज्नी ने अपने पूरे स्टूडियो डिवीजन को पुनर्गठित किया, जिसमें पिक्चर एनिमेशन डिवीजन से अलग अलग होना तय और उसके बाद टचस्टोन पिक्चर्स का निर्माण किया गया था। तो उस दशक के अंत तक में टचस्टोन के उत्पादन के साथ वॉल्ट डिज्नी पिक्चर के डिज्नी को हॉलीवुड के प्रमुख स्टूडियो में से एक बना दिया। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स वर्तमान में मार्वल स्टूडियो, लुकास फिल्म, 20वीं सेंचुरी स्टूडियो और सर्चलाइट पिक्चर के साथ वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो के भीतर 5 लाइव एक्शन फिल्म स्टूडियो में से एक है। इनसाइड आउट 2 स्टूडियो की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली है, जिसकी कुल कमाई 1.6 बिलियन डॉलर है, और पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन स्टूडियो की सबसे सफल व्यावसायिक फिल्म सीरीज है, जिसकी 5 फिल्मों ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कुल मिलाकर 4.5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा कमाई की है। कुछ बात करेंगे इतिहास के बारे में। तो स्टूडियो के पूर्ववर्ती की स्थापना डिज्नी ब्रदर्स कार्टून स्टूडियो के रूप में फिल्म निर्माता डिज्नी और उसके व्यापारिक साझेदार और भाई राय द्वारा 1923 में की गई थी। स्टूडियो के पूर्ववर्ती और आधुनिक समय की संपूर्ण वॉल्ट डिज्नी कंपनी की स्थापना डिज्नी ब्रदर्स कार्टून स्टूडियो के रूप में फिल्म निर्माता वॉल्ट डिज्नी और उसके व्यापारिक साझेदार और भाई रॉय द्वारा 1923 में की गई थी। मिकी माउस और उसके बाद की लघु फिल्मों और व्यापारिक वस्तुओं के निर्माण से स्टूडियो के लिए राजस्व उत्पन्न हुआ, जिसका नाम बदलकर डिज्नी प्रोडक्शन स्टूडियो की सफलता का सिलसिला 1930 के दशक में जारी रहा। इसका समापन 1937 में पहली फीचर लेंथ एनिमेटेड फिल्म स्नो वाइट एंड द सेवन डॉफर्ड की रिलीज के साथ हुआ, जो एक बड़ी वित्तीय सफलता बन गई। स्नो वाइट से हुए मुनाफे के साथ वॉल्ट ने कैलिफोर्निया के बर्बैंक में एक तीसरे स्टूडियो में स्थानांतरित कर दिया। 1940 के दशक में डिज्नी ने फुल लेंथ लाइव एक्शन फिल्में के साथ प्रयोग करना शुरू किया, जिसमें द रिलकेंट ड्रैगन 1941 में और सॉन्ग ऑफ द साउथ 1946 जैसी हाइब्रिड लाइव एक्शन एनिमेटेड फिल्में शामिल थी। उसी दशक में स्टूडियो ने सील आइसलैंड 1948 की रिलीज के साथ प्रकृति वृत्त चित्रों का निर्माण शुरू किया, जो ट्रू लाइफ एडवेंचर श्रीलंका की पहली और बाद में सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार विजेता थी। वॉल्ट डिज्नी की बात करें तो रियल लाइफ पर क्या बातें थी, हम इसको भी जान लेते हैं। जिसमें हम सी आइसलैंड की काफ़ी बातों को हम जानेंगे। सी आइसलैंड जेम्स एल्गर द्वारा निर्देशित 1948 की अमेरिकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। वॉल्ट डिज्नी द्वारा निर्मित प्रकृति वृत्त चित्रों की ट्रू लाइफ एडवेंचर श्रृंखला की पहली किस्त थी।
इसने 1949 में सर्वश्रेष्ठ लघु विषय टू रील के लिए ऑस्कर जीता था। उन्नीस में वॉल्ट डिज्नी अलास्का ने वन्य जीवन और संस्कृति के वृत्तचित्र फुटेज शूट करने के लिए अल्फ्रेड और एल्मा मोलेट के साथ अनुबंध किया। डिज्नी को अलास्का में मानवीय गतिविधि के फुटेज में नाटकीय मूल्य नहीं दिखाई दिया, लेकिन वह मिलोटे द्वारा प्रिविलोफ द्वीप समूह के सील आबादी शूट के लिए किए गए फुटेज में रोमांचित थे। डिज्नी ने खुद इस फिल्म के लिए सील आइसलैंड शीर्षक गढ़ा और इसे टू लाइफ एडवेंचर नामक प्रकृति फिर हमने में एक देखा कि कैसे नए श्रृंखला में पहली बार मोआना के फर्स्ट के रूप पार्ट में को योजनाबद्ध पसंद किया है। वैसे मिलोटस आपने ने मोआना 1 लाख देखा है या नहीं? से ज़्यादा फिल्म दोस्तों हमें कमेंट में जरूर शूट की बताइएगा, और सील्स को क्योंकि फिल्माने में वह 1 साल मूवी से ज़्यादा काफी समय इंटरेस्टिंग बताया। है। कुल अगर आपने उत्पादन में उसको देखा डिज्नी होगा को तो आपने $1 लाख कुछ ना कुछ से नोटिस किया होगा थोड़ा ज़्यादा खर्च कि उस करना मूवी पड़ा में था। ऐसा आपको क्या पसंद आया है। इसके बाद क्योंकि में जिस भी किसी ने उस मूवी को देखा तो उसने सिर्फ उसी उसको समय पॉजिटिव डिज्नी की रिव्यू ही फिल्मों दिया है। को किसी ने नेगेटिव रिव्यू करने देने वाले के बारे में स्टूडियो सोचा भी नहीं, बाहर के क्योंकि वह मूवी इतनी अच्छी थी। पिक्चर्स में और शुरू उसे में कोई आधे भी घंटे के सील नेगेटिव आइसलैंड रिव्यू को देने रिलीज से पहले करने से इनकार बहुत बार कर दिया। सोचना चाहेगा। जी हाँ डिज्नी दोस्तों, ने लॉन्च क्योंकि आपने भी एंजल्स देखा होगा और न्यूयॉर्क के थिएटरों कि उस मूवी के के लिए फिल्म बुक की थी और एनिमेशन, के वीडियो, आरको ने फिल्म रियलिक्स, वॉइस, को राष्ट्रीय स्तर पर हर चीज़ वह परफेक्ट तभी रिलीज होती करने है, पर सहमति जताई जब इसने अपनी जिसमें उसे सभी लोगों ने इस व्यावसायिक तरह से क्षमता पसंद किया साबित कि कर दी और ना जाने अकादमी क्यों पुरस्कार तो किया। लोगों को काफ़ी ज़्यादा अपनी जनवरी 2022 तक ब्रेक 60 की। कॉपी तक संयुक्त दोस्तों, राज्य उसका अमेरिका में सेकेंड पार्ट भी डिज्नी जो के लोगों स्ट्रीमिंग को प्लेटफॉर्म में काफ़ी ज़्यादा पसंद आने डिज्नी वाला में है। आप जरूर नहीं से जोड़ा देख गया था। जाइएगा, हालांकि कई क्योंकि अन्य ट्रू लाइफ मूवी एडवेंचर में शॉर्ट लोगों ने होस्ट किए इतना गए थे। एंजॉय किया है कि किसी को हम कुछ कह नहीं सकते। वह लोगों को अपने और इतना इम्प्रेशन किए हैं कि आपको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। मोहना में ओशिनिया नाम और से भी जाना जाएगा। आप इस बारे बात में करें बताइए कि मोहना कभी भी फिल्म में कुछ मोहना इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में इंतजार किया था या नहीं। तो आइए जानते हैं क्या थे क्योंकि इंटरेस्टिंग फैक्ट। किसी ने भी उस मूवी के बारे में जिक्र ही नहीं किया, उसे देखा और लोग भूल गए। जी हाँ दोस्तों, वह 2024 के अमेरिकी एनिमेटेड संगीतमय साहित्यिक फिल्म थी। अगर बात करेंगे इसके निर्देशक डेविड टेरिक के कुछ लाइफ के बारे में, डेविड टेरिक हमें अमेरिका फिल्म निर्देशक और स्टोरी बोर्ड के कलाकार रहे हैं। वह आगामी डिज्नी फिल्म मोआना 2 2024 के साथ अपनी निर्देशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो 2016 की आई फिल्म का सीक्वल था। बात करेंगे डेविड टेरिक जूनियर पर, तो उन्होंने उस मूवी को डायरेक्ट करके अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छी पहचान बनाई है, जिसमें मोआना फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, जिसको सोच के मन खुशी से झूम उठता है। उस मूवी के काफ़ी सारी बात हम जानने की कोशिश करेंगे। हाँ दोस्तों, जानेंगे डिज्नी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, डिज्नी एक अमेरिका सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग मीडिया सेवा है, जिसका स्वामित्व और संचालन
डिज्नी स्ट्रीमिंग द्वारा किया जाता है, जो वाल्ट डिज्नी कंपनी एक प्रमुख व्यवसाय खंड डिज्नी एंटरटेनमेंट का स्ट्रीमिंग डिवीजन है। यह सेवा मुख्य रूप से वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो और डिज्नी टेलीविजन स्टूडियो द्वारा निर्मित फिल्मों और टेलीविजन शो को वितरित करती है, जिसमें डिज्नी के प्रमुख ब्रांडों के लिए समर्पित सामग्री केंद्र है। डिज्नी पिक्चर्स, मार्वल, वॉर स्टार्स, नेशनल जियोग्राफी, ESPN, हुलू और स्टार्स US के बाहर के साथ ही साथ मूल्य और अन्य फिल्मों और टेलीविज़न शो का प्रदर्शन भी किया जाता है। OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो OTT में से मूवी को काफ़ी लोगों ने पसंद किया था। ओवर द टॉप मीडिया सेवा एक डिजिटल वितरण सेवा है जो दर्शकों को सीधे सार्वजनिक इंटरटेनमेंट के माध्यम से दी जाती है, न कि ओवर द एयर केबल या सैटेलाइट आधारित प्रदाता के माध्यम से। यह शब्द स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का पर्याय है। दोस्तों, हमने मोआना को डिज्नी से ही देखा है और उसमें काफ़ी चीज़ें हमने एंजॉय की थी। मोआना 2 जिसमें हमने काफ़ी लोगों को देखा था, उसके हमें बैकग्राउंड इमेज और काफ़ी चीज़ें बाहरी संदर्भ दिखाए गए थे। मोआना की कुछ कहानी की बात करें तो मोआना की दादी ताला मावी की कहानी बताती है, जो हवा और समुद्र का आकार बदलने वाला देवता और नववायक का गुरु है, जिसने देवी तेफिती का दिल चुरा लिया था। हालांकि तेफिती बिखर जाता है और मावी पर एक ज्वालामुखी दानव द्वारा हमला किया जाता है। उसका जादुई मछली का कांटा और तेफिती का दिल समुद्र में खो जाता है। तब समुद्र तेफिती को दिल लौटाने के लिए मोआना को चुनता है। मोआना की माँ तुई और सीना उसी द्वीप का प्रमुख बनने के लिए तैयार करने के लिए समुद्र से दूर रखने की कोशिश करते हैं। 16 साल बाद विपत्ति उसके द्वीप पर हमला करती है और इसे रोकने के प्रयास में मोआना चट्टान से आगे जाने का सुझाव देती है, जिसे उसके पिता मना करते हैं। वह सुअर पुआ के साथ कोशिश करती है। वह आगे बढ़ती है और बताती है कि ती के कारण यह विपत्ति आ रही है और उसे इसे रोकने के लिए मावी और हृदय की तलाश करनी चाहिए। अपनी मृत्यु सैया पर ताला मोआना को ऐसा करने के लिए मना लेती है। दोस्तों, जब यह सीन यहाँ से स्टार्ट होता है तो हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगता है, क्योंकि इस मूवी में और भी इंटरेस्टिंग पार्ट आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन और
फिर हम आगे की बात करें तो गुफा से केमा काऊ पर रवाना होते हुए एक तूफान में फंस जाती है और मोआना एक द्वीप पर जहाज टूट जाता है, जहां उसकी मुलाकात मावी से होती है, जो अपनी उपलब्धियों का बखान करता है। वह मांग करती है कि उसका दिल लौटा दे, लेकिन वह मना कर देता है और उसे एक गुफा में फंसा देता है। वह भाग निकलती है और माव के सामना करती है, जो अनिच्छा से उसे कैमाका ऊपर जाने देता है। फिर उन पर कामाकोरा नारियल समुद्री डाकू द्वारा हमला किया जाता है, जो अन्य प्राणियों की तरह दिल की तलाश में होता है। मोआना और मावी उनसे बच निकलते और मोआना मावी को यह कहकर उसकी मदद करने के लिए मना लेती है कि मावी अब नायक नहीं रहा और उसे दिल लौटाकर उसको मुक्त कर लेना चाहिए। सबसे पहले मोआना और मावी को लालुटोई राक्षसों के क्षेत्र में तमातोआ एक विशाल नारियल केकड़े से मावी मछलियों का हुक वापस लेना होगा। मावी ने मोआना को बताया कि उसके नस्वर माता पिता उसे त्याग दिए जाने के बाद वह एक देवता बन गया। देवताओं ने उस पर दया किया और उसे शक्तियाँ प्रदान की। मावी के कबूलनामे के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ते फीती के द्वीप पर पहुंचने के बाद उन पर तीका द्वारा हमला किया जाता है। मोआना वापस लौटने से इनकार कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप मावी का हुक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है और टकराव अपना हुक खोने के लिए तैयार न होने पर मावी एक आंसू से भरी मोआना को छोड़ देता है, जो समुद्र से हृदय को वापस लाने के लिए किसी और को खोजने के लिए कहती है और उम्मीदें खो देती है। समुद्र आज्ञा देता है और हृदय ले लेता है, लेकिन ताला की आत्मा प्रकट हो जाती है, जो मोआना को उसके सच्चे पुकार खोजने के लिए प्रेरित करता है। वह हृदय को पुनः प्राप्त करती है और ती का सामना करने के लिए वापस जाती है। मावी हृदय परिवर्तन के बाद वापस लौटा देता है और ती से लड़कर उसके हुक को नष्ट करके मोआना को ते फीती तक पहुंचाने का समय देता है। मोआना को पता चलता है कि ते फीती गायब है और उसे पता चलता है कि ते फीती है, जो उसके हृदय के बिना भ्रष्ट हो गई है। मावी ते फीती से माफी मांगता है, जो उसकी हुक को ठीक करता है और मोआना को एक नई नाव देता है, इससे पहले कि वह गहरी नींद में सो जाए और पहाड़ बन जाए। मोआना ते फीती को अलविदा कहती है और लौटती है, जहाँ वह अपने माता पिता और बाकी ग्रामीणों से मिलती है। तो अब द्वीप से आगे जाने के स्वीकार करती है, यह कहते हुए कि यह उसके लिए अनुकूल है। फिर वह अपने माता पिता की जगह
प्रमुख चीफेस बन जाती है और अपने लोगों का नेतृत्व करते हुए रास्ता दिखाने वाली बन जाती है। जब वे यात्रा फिर से शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें यह कहानी लास्ट में इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती कि यह मूवी कैसे कैसे ख़त्म होती है तो हमें पता ही नहीं चलता। बाकी आगे देखना होगा कि इसमें और क्या बताया गया है। तो इसमें नारियल केकड़े की बात करेंगे। तो नारियल केकड़ा कौन था, तो इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो नारियल केकड़ा एक विशालकाय एकांतवादी केकड़े की एक स्थलीय प्रजाति है और इसे डाकू केकड़ा या ताड़चोड़ के रूप में भी जाना जाता है। यह ज्ञात सबसे बड़ा स्थलीय आर्थ्रोपोडा होता है जिसका वजन 4 किलो 100 ग्राम होता है। एक पैर की नोक से दूसरे पैर की नोक तक की दूरी 1 मीटर जितनी चौड़ी हो सकती है। यह भारतीय और प्रशांत महासागरों के द्वीपों पर पाया जाता है। पूर्व में गैमीयर द्वीप, पिटकेर्न द्वीप और कैरोलिन द्वीप पश्चिम में ज़ांज़ीबार तक है, जबकि इसकी सीमा मोटे तौर पर नारियल के ताड़ के वितरण को छाया देती है। नारियल केकड़ा मुख्य भूमि ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर जैसे महत्वपूर्ण आबादी वाले क्षेत्रों में विलुप्त हो गया है। नारियल केकड़ा विरगस वंश की एकमात्र प्रजाति है और यह कोएनोबिटा वंश के अन्य स्थलीय हर्मिट केकड़ों से संबंधित है। यह भूमि पर जीवन के लिए कई अनुकूल दर्शाता है। किशोर नारियल केकड़े अन्य हर्मिट केकड़ों की तरह सुरक्षा के लिए खाली गैस्ट्रोपॉड सेल का उपयोग करते हैं, लेकिन वयस्कों के पेट पर एक सख्त एक्सोस्केलेटन विकसित होता है और वे सेल ले जाना बंद कर देते हैं। वयस्क नारियल आपको और भी चीज़ें बताती है। बाकी मोआना की दादी की बात करें तो मोआना दादी मावी या पौराणिक कथाओं से महान संस्कृति नायक और चालबाज है। मावी की आज तक में बहुत कम पूजा की जाती थी क्योंकि वह देवता से कम और लोकनायक से अधिक था। उसकी उत्पत्ति संस्कृति से संस्कृति में भिन्न होती है, लेकिन उनके कई मुख्य कारनामे अपेक्षाकृत समान हैं। मावी के कारनामों और रोमांच की कहानियाँ पूरे पोलिनेशिया में सुनाई जाती है। उन्हें न्यू गिनी के पास के द्वीपों तक पश्चिम में खोजा जा सकता है। अधिकांश पोलिनेशिया परंपराओं में कुछ कारनामे आम हैं, जैसे मनुष्य के लिए अंडरवर्ल्ड से आग चुराना, अपने जादुई हुक से द्वीपों पर मछली पकड़ना और दिनों को लंबा करने के लिए सूर्य पर कब्जा करना। मावी के प्रतिनिधित्व में देश दर देश बहुत भिन्नता है, एक सुंदर युवक से लेकर एक बूढ़े बुद्धिमान भड़कने वाले पुजारी तक। हालांकि मावी को बहुत दुष्ट या कोलोई कहा जाता था।
लेकिन उसके कई काम उसके साथी लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए थे। बात करेंगे गुफा के कैमाकाऊ पर रवाना होते थे तो वह कैमाकाऊ गुफा क्या था। तो कैमाकाऊ कभी कभी थमाकाऊ भी लिखा जाता है। फिजी का एक पारंपरिक चलियान है, व्यापक ऑस्ट्रोनेशियन परंपरा का हिस्सा है। वे कैटामारन, आउट रिगर, कैनोया, डुआ के छोटे संस्करणों के समान है, लेकिन टाकिया से बड़े हैं। इन जहाज़ों को मुख्य रूप से द्वीपों के बीच यात्रा करने और व्यापार के उद्देश्य से बनाया गया था। ये डोंगियाँ एकल पतवार वाली होती है, जिसमें एक आउटरिगर होता है और एक कैमा, एक फ्लोट होता है जिसके पतवार के दोनों छोर सम्मानित होते हैं। वे बहुत बड़े थे, खुले समुद्र में यात्रा करने में सक्षम थे और उनकी लंबाई 70 फीट तक दर्ज की गई है। सुबह तक हम ऐसे द्वीपवासियों से नहीं मिले जिन्होंने सेलेरिटी की वंशावली को पहचाना। फिजी ढोंगों की तरह बहुत तेज, बहुत बढ़िया। हम इस पियारेट विश्लेषण की सटीकता का अंदाज़ा लगाने में सक्षम थे जब हमने तूफानी विटी लेगून के पार एक आउटरिगर थमाकाऊ का पीछा किया। उन मिनटों में हमने सदियों का अंतराल पाट दिया। पूर्वज और अवंशज सेटिन श्रेन प्रोवा अपनी क्रेपला पाल के साथ ट्रिमरन की स्पेस एज प्रोफाइल और इपॉक्सी फास्टनिंग की गति और परिष्कार खेल से खाता था। हमारी लहरों को पार करते हुए एक युग पूरा हो गया था। फिर हम जानेंगे और कुछ इसके इंटरेस्टिंग बात के बारे में। तो हम मोआना 2 में और भी चीज़ें जानेंगे कि यह घोषणा क्यों की गई, कैसे की गई, इन चीज़ों से कितना व्यापार होगा और इनका बजट रिकवर और भी काफ़ी चीज़ें हो पाएंगे। लेकिन इससे इन्हें और भी स्टोरी को प्रमोशन करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में मोआना 3 भी बनाने के लिए काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि बात करेंगे मोआना के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट के बारे में, तो मोआना ने इसकी स्थायी लोकप्रियता के प्रमाण के रूप में मूल फिल्म जो 2016 में आई थी मोआना, जिसने वैश्विक स्तर पर 687 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की। निल्सन के अनुसार 2023 में सभी प्लेटफॉर्म पर सबसे अधिक स्ट्रीम की गई थी।
जॉनसन अभिनीत एक लाइव एक्शन मोआना फिल्म भी है जिसकी शूटिंग अभी चल रही है। बाकी मोआना 2 के बॉक्स ऑफिस पर हम नज़र डालते हैं तो यह एनिमेटेड फिल्म छुट्टियों के दौरान अब तक सबसे बड़ी शुरुआत करने की ओर अग्रसर है, जो डिज्नी प्रमोशन के फ्रोजन को पीछे छोड़ देगी। या फ्रोजन 2 को भी पीछे छोड़कर अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली थैंक्सगिविंग फिल्म बन सकती है। हॉलीवुड रिपोर्टर के साथ साझा किए गए ट्रैकिंग डेटा के अनुसार वाल्ट डिज्नी एनिमेशन की मोआना 2 5 दिवसीय थैंक्स गिविंग हॉलीडे कॉरिडोर में रिकॉर्ड तोड़ 125 मिलियन से 135 मिलियन डॉलर की कमाई की ओर बढ़ रही है। सीक्वल 27 नवंबर बुधवार को रिलीज होगा। लंबी छुट्टी वाला सप्ताह फिल्म देखने के लिए अयाशी साल का सबसे आकर्षक समय होता है और इस साल का उत्सव मोआना 2 पैरामाउंट के ग्लैडिएटर 2 और यूनिवर्सल के संगीतमय तमाशे किट के बीच एक बड़ा खजाना बनता जा रहा है। बाकी 2 फिल्में छुट्टियों से लगभग लाभ उठाने के लिए 22 नवंबर को खुलेगी और इसी तरह मजबूत संख्याओं की ओर अग्रसर, जिसका संभावित अर्थ है कि छुट्टियों का राजस्व मोआना 2 के नेतृत्व में अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच सकता है। संघर्षरत थिएटर मालिकों के लिए स्वागत योग्य खबर है। इस सप्ताह एएमसी थिएटर के प्रमुख एडम एरन को ने कहा कि मोआना 2 पिक्चर डिज्नी के इनसाइड आउट 2 से बड़ी हो सकती है यदि एनआरजी और मार्केट कास्ट का ट्रैकिंग डेटा सही है। तो मोआना 2 घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अब तक सबसे ज़्यादा 5 दिवसीय थैंक्सगिविंग डेब्यू करेगी, जो कि वर्तमान में डिज्नी एनिमेशन की फ्रोजन 93.6 मिलियन डॉलर के नाम से है। साथ ही यह अब तक की सबसे ज़्यादा 5 दिवसीय थैंक्सगिविंग ग्रास है, जिसे मुद्रास्फीति के लिए समायोजित नहीं किया गया है। फ्रोजन 2 जो छुट्टी से पहले सप्ताह में रिलीज हुई थी, मध्य सप्ताह के मुकाबले वर्तमान में 125 मिलियन डॉलर की टिकट की बिक्री के साथ उस रिकॉर्ड को बनाए हुए है। हेलो दोस्तों, फिर हम जानेंगे मोआना भी थैंक्स गिविंग से पहले बुधवार को रिलीज हुई थी और 5 दिन की घरेलू शुरुआत में 82.1 मिलियन डॉलर की कमाई की, जिसमें 3 दिवसीय सप्ताह के लिए 56 मिलियन डॉलर शामिल है। इसकी स्थायी लोकप्रियता का प्रमाण के रूप में मूल फिल्म, जो 2016 में रिलीज हुई थी, जिसने वैश्विक स्तर पर 687 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की थी। निल्सन के अनुसार 2023 में सभी प्लेटफॉर्म पर सबसे अधिक स्ट्रीम की गई थी। जॉनसन अभिनीत एक लाइव एक्शन मोआना फिल्म भी है,
जिसकी शूटिंग अभी चल रही है। मोआना 2 को मूल रूप से एक टेलीविज़न सीरीज के रूप में विकसित किया गया था, जिसे नाटकीय सीक्वल के रूप से फिर से तैयार किया गया। एबिगेल बार्लो और एमिली पेयर के नए गानों की विशेषता वाले मोआना 2 में क्रिस्टना चेन और यावेट मेरिनो निर्माता है। डेविड डेरिक जूनियर, जेसन हैंड और डाना लेडॉक्स मिलर द्वारा निर्देशित सीक्वल में वॉइस स्टार ऑली क्रावलो और ड्वेन जॉनसन फिर से साथ आए हैं, लेकिन मोआना पर आधारित है, जो पूर्वजों से एक काल प्राप्त करने के बाद लंबे समय से खोए हुए पानी अप्रत्याशित साहसिक कार्य पर निकलती है। जॉनसन ने डेमिगार्ड माउई के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाया है। मई के अंत में जारी फिल्म के ट्रेलर को 24 घंटों में 178 मिलियन लोगों ने देखा, जो वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो और पिक्चर से मिलकर बने डिज्नी के एनिमेटेड साम्राज्य के इतिहास में किसी भी अन्य फिल्म के ट्रेलर से अधिक व्यूज है। हाल ही में मोआना 2 ने पहले दिन की अग्रिम टिकट बिक्री की रिकॉर्ड बनाया है। फिर भी इस मूवी में और भी काफ़ी चीज़ें बताएंगे हम आपको। तो इस मूवी को बनाने के लिए 150 मिलियन डॉलर का खर्च आया है। बाकी हम जानेंगे कि डिज्नी की सबसे महंगी फिल्म कौन सी है। तो वार्स स्टार एपिसोड V3II द फोर्स अवेकेंस, जो कि अभी तक की डिज्नी पर बनी हुई सबसे महंगी फिल्म है। या दोस्तों, हम बात करेंगे उन्हें प्यार करो, उनसे नफरत करो, उनके बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। डिज्नी फिल्में एनिमेटेड और लाइव एक्शन दोनों की तरह की हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, जो सभी उम्र के दर्शकों को आनंद और मनोरंजन प्रदान करती है। बड़ी उत्पादन लागत के साथ बड़ी उम्मीदें भी आती है। हालांकि इनसे कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह असफल रही, फिर भी उन्हें बजट के हिसाब से कुछ प्रभावशाली संख्याएं अर्जित की है। और अगर आपने कभी सोचा है कि एक फिल्म को पूरी तरह बनाने में क्या लगता है, खैर अब तक बनी 21 सबसे महंगी फिल्में डिज्नी को हमारी सूची निश्चित रूप से सवालों के जवाब देंगे। अगर जीवन में एक बात निश्चित है तो वह यह है कि परिवर्तन निरंतर और अपरिहार्य है। शोबिज हमें इसका बेहतरीन उदाहरण देता है। 128 वर्षों में जब से लुमियर बंधुओं ने पहली बार चलती तस्वीरों का प्रक्षेपण प्रस्तुत किया है, हमने नेटफ्लिक्स, डिज्नी, हुलू, अमेजन प्राइम और अन्य जैसी फिल्में, टेलीविज़न, लाइव स्ट्रीमिंग और
सब्सक्रिप्शन आधारित स्ट्रीमिंग सेवाएं देखिए, फिल्मांकन के तरीके, ध्वनि प्रसंस्करण, संपादन तकनीक, यह सब निरंतर विकसित होता रहा है, जिससे आज की फिल्में और शो देखने में बिल्कुल अद्भुत लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे फिल्मों की गुणवत्ता बढ़ती है, वैसे वैसे बजट और लागत भी बढ़ती है। डिज्नी की पहली पूर्ण लंबाई वाली पारंपरिक रूप से एनिमेटेड फीचर फिल्म जो स्नो वाइट एंड द सेवन डवार्स की कुल लागत $14,88,422 थी, अमेरिकी डॉलर थी, जबकि 1937 के लिए यह एक बड़ी राशि मानी जाती थी जब फिल्म रिलीज हुई थी। लेकिन आज के निर्माण के लिए यह लगभग अनसुना है। इसके विपरीत डिज्नी की आगामी रिलीज इसकी प्रीमियर 22 नवंबर 2023 को होगा। का बजट $200 मिलियन से ज़्यादा है। यह स्टूडियो की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है। विशाल बजट और उससे भी बड़ी उम्मीदों के साथ यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि डिज्नी के पास हमारे युग की सबसे अधिक कमाई करने वाली कुछ फिल्में अकेले 2023 में शीर्ष 10 सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से 2 डिज्नी द्वारा वितरित की गई। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 $845 मिलियन और इसके साथ द लिटिल मरमेड 559 मिलियन अमेरिकी डॉलर। इसके अलावा डिज्नी के पास अब तक की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म एवेंजर्स एंड गेम 2798 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसका यह अधिकार भी है और बॉक्स ऑफिस में इन तीनों फिल्मों ने जो भी कमाई की उसके लिए कुल मिलाकर 903 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च हुई है, जबकि सभी प्रोडक्शन बजट के भीतर रहने की उम्मीद है। कुछ हद तक ज़्यादा खर्च होने की संभावना है, खासकर मूवी मेकिंग के परिणाम और इसके शामिल सभी चलती भागों को देखते हुए 2023 के वित्तीय वर्ष में कंटेंट पर 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने के बाद डिज्नी से 2024 के लिए कम से कम 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कंटेंट खर्च में कटौती करने की उम्मीद है। शानदार सिनेमाई सफलताओं के बावजूद, जहां प्रोडक्शन लागत में लाभांश दिया, और फिर कुछ दुख की बात है कि जब बड़े बजट की फिल्में भी बड़ी फ्लॉप साबित हुई, जबकि क्या परिणाम वास्तव में इसके लायक था का तर्क हमेशा हवा में लटका रहेगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गुणवत्ता भारी कीमत के साथ आती है। हालांकि हमारी सूची में मार्वल से जुड़ी कोई भी प्रसिद्ध फिल्में शामिल नहीं है। बाकी हम आपको मोआना 2 के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देते हैं, जिसमें मोआना हमारी अब तक की सबसे महंगी फिल्म डिज्नी की सूची में शामिल होने के लिए एकदम सही फील गुड फिल्म है। यह अविश्वसनीय और मार्मिक कहानी साहस, वफादारी, जिम्मेदारी और पारिवारिक बंधनों के विषय को संतुलित करती है। 2016 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 682 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की और इससे पोलिनेशियाई संस्कृति के प्रतिनिधित्व के लिए एक शानदार सफलता माना जाता है, जिसमें कलाकारों के अधिकांश
पोलिनेशियाई प्रतिभाएं थी। आलोचकों ने फिल्म के शीर्षक चरित्र में मोआना की प्रशंसा की, उसके त्रि-आयामी चरित्र के लिए जो अंततः एक राजकुमार की तलाश में नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार में समाप्त हुआ। फिल्म में ब्रेक आउट अभिनेत्री अवली क्रावलो ने मोआना और ड्वेन जॉनसन ने मावी की भूमिका निभाई और इसमें पुसीकैट डॉल्स की प्रसिद्ध निकोल शेरजिगर भी शामिल है। और हम बात करेंगे हाल ही में 2024 के लिए एक फिल्म घोषित की गई, जिसमें 2015 की इस एनिमेशन को बड़े पैमाने पर कहानी के रूप में माना जाता है। लेकिन आपको और बात कर दें कि कैसे इस फिल्म ने फ्रोजन 2 को धूल चटाई है। जी हाँ दोस्तों, मोआना 2 फ्रोजन 2 को धूल चटाएगी। थैंक्स गिविंग पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करेगी यह फिल्म। तो डिज्नी की मोआना 2 इस महीने रिलीज होने जा रही है। यह फिल्म रिलीज से पहले ही जोरदार कमाई कर रही है। पहले ही यह अनुमान लगाया जा चुका है कि थैंक्स गिविंग डे मौके पर इसकी कमाई 100 मिलियन पार जाएंगी। थैंक्स गिविंग बॉक्स ऑफिस के मामले में यह फ्रोजन 2 से कहीं आगे वाली है। एनिमेटेड फिल्म मोआना 2 कमाई के मामले में रिकॉर्ड कायम करेगी। पहले ही दावा किया जा चुका है कि थैंक्स गिविंग के मौके पर यह ऐतिहासिक कमाई करेगी। इसके शुरुआती 5 दिनों की रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग को लेकर कयास लग रहे हैं कि वीकेंड के पूर्वानुमानों बताने वाली ट्रैकिंग सर्विस एनआरजी का दावा है कि मोआना 2 बुधवार को $135 मिलियन की कमाई करने जा रही है। इस मामले में यह फ्रोजन 2 का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। इनसाइड आउट 2 का टूट सकता रिकॉर्ड। फिल्म फ्रोजन का 5 दिवसीय थैंक्स गिविंग कलेक्शन रिकॉर्ड $125 मिलियन है। वहीं इसके पहले पार्ट फ्रोजन फ्राइडे अपनी ओपनिंग में 93 मिलियन रही। मोआना 2 आगे निकलती हुई दिख रही है। इसके अलावा मोआना 2 की पूर्व बिक्री इनसाइड आउट 2 और इनक्रेडिबल्स 2 से आगे है। इनसाइड आउट 2 की 3 दिन में $154 मिलियन कमाए थे और इनक्रेडिबल्स 2 ने $182 मिलियन कमाए थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यह फिल्म कितना कमाएगी? क्या यह अपने बजट से कम कमाएगी या ज़्यादा कमाएगी? हमें कमेंट में ज़रूर राय दीजिएगा, क्योंकि हम आपको ऐसे ही न्यूज़ जानकारी शेयर करते रहते हैं। बाकी फिर और आगे हम इसके कुछ इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। बॉक्स ऑफिस मोआना डिज्नी प्लस पर अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी हुई थी। बाकी मोआना के फर्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं तो फर्स्ट पार्ट ने ज़्यादा तो नहीं कमाए थे, लेकिन फिर भी उसने काफ़ी पैसे कमा लिए थे। अगर हम आपको बता दें कि इस फिल्म को
बहुत लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था, क्योंकि इस फिल्म को फिलीपींस के द्वारा काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया गया था और इसे हद से ज़्यादा इसे पसंद किया गया था। यह अभी भी उस स्टेट में काफ़ी ज़्यादा कमाई करने वाला फिल्म बना हुआ है। लेकिन इसके हम मोआना के फर्स्ट पार्ट के वर्ल्ड वाइड के कलेक्शन बारे में बात करेंगे तो मोआना 2 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 248 मिलियन इन द यूएस एंड कनाडा में हुआ था। और बात करें इसके वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल कनेक्शन की तो $438 मिलियन इसने कमा चुकी थी। लेकिन इस फिल्म के बहुत सी जानकारी हमने कलेक्ट की, जिसमें हमें पता चला कि इस मूवी में बहुत सी चीज़ें काल्पनिक बताई गई थी। यह एकदम से रियलिस्टिक नहीं थी, क्योंकि मोआना का बजट मात्र $150 मिलियन था, जो उस टाइम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का बजट था। पर इसका बजट $150 मिलियन के हिसाब से इसकी क्वालिटी काफ़ी शानदार थी। बात करेंगे इसमें और भी इंटरेस्टिंग बातें के बारे में, जिसमें मोआना 2 ओपनिंग के दौरान बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने को अभी भी तैयार है। अगर हम इसके शुरुआती ट्रैकिंग रिपोर्ट के बारे में बात करें तो यह अपने पहले 5 दिनों में ही 100 मिलियन से अधिक की कमाई घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कर सकती है, जिसमें पारंपरिक शुक्रवार रविवार के साप्ताहिक के दौरान 75 से 82 मिलियन की मजबूत कमाई कर सकती है। यदि ये संख्याएं बरकरार रहती है तो मोआना 2 अंततः मूल मोआना का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, जिसमें 2016 में रिलीज होने पर 5 दिनों में $82 मिलियन कमाए थे। यह डिज्नी के लिए बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि स्टूडियो ने पारंपरिक रूप से प्रमुख एनिमेटेड फिल्मों के साथ थैंक्सगिविंग हॉलीडे बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी बढ़त हासिल की है। स्टूडियो ने 2019 में फ्रोजन 2 के बाद इस हॉलीडे के लिए कुछ भी बड़ा नहीं किया है, जिसने हॉलीडे पर 125 मिलियन कमाए और अभी भी थैंक्सगिविंग बॉक्स ऑफिस के लिए रिकॉर्ड धारक है। वास्तव में मोआना 2 $100 मिलियन के घरेलू बॉक्स ऑफिस की बाधा को तोड़ने का प्रयास करेगी और संभवतः डिज्नी की फ्रोजन को शीर्ष स्थान पर थैंक्सगिविंग की सबसे लंबी ओपनिंग वाली फिल्म के रूप में पीछे छोड़ देंगी। बाद वाली फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में $93 मिलियन की कमाई की थी। थैंक्सगिविंग के लिए निर्धारित अन्य बड़ी रिलीज की तुलना में मोआना 2 अच्छा प्रदर्शन कर रही है। यह यूनिवर्सल की विकेट पार्ट 1 और पैरामाउंट की ग्लेडिएटर 2 से बेहतर प्रदर्शन जरूर से करेगी। मोआना 2 उसी प्रकार के दर्शकों को आकर्षित करती है जिन्हें फ्रोजन से सिनेमा घरों तक खींचा था। 25 की उम्र
से कम आयु की भी युवतियाँ। यह बात यह पुरुषों के लिए उतनी सच नहीं है, लेकिन यह कोई भी मुद्दा नहीं है क्योंकि डिज्नी की इनसाइड आउट 2 इस वर्ष की शुरुआत में $154 मिलियन की बड़ी कमाई से पहले ऐसी स्थिति में थी। मोआना 2 की मार्केटिंग भी बहुत अच्छी रही है। पहले ट्रेलर ने डिज्नी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह डिज्नी की एनिमेटेड फिल्मों का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला ट्रेलर बन गया है और वायरल हो गया। 24 घंटे में 178 मिलियन व्यूज़ मिले थे, जिसे इनसाइड 2 और फ्रोजन 2 को ऐसे ही उसने युग में पीछे छोड़ दिया। डिज्नी के सीईओ बॉब इगर ने फरवरी में ही मोआना 2 के निर्माण की घोषणा कर दी थी, क्योंकि यह डिज्नी प्लस सीरीज की रूप में पहली बार बनी थी। इस फिल्म का निर्देशन डेव डेरिक जूनियर, जेसन हैन और डाना लेडक्स मिलर की तिगड़ी कर रही है। फिल्म का संगीत ग्रैमी विजेता एबिगेल बार्लो और एमिली बेयर और ओपिटिया फोवाई और 3 बार ग्रैमी विजेता मार्क मैंसिरा ने तैयार किया है। मोआना के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएगी, जबकि ड्वेन जॉनसन मावी के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे। बहुचर्चित वीकेंड और कैलेंडर 2 थैंक्सगिविंग के दौरान प्रदर्शन होने वाली ये तीनों फिल्में आईमैक्स स्क्रीन के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी और छुट्टियों के दिनों में बॉक्स ऑफिस पर भिड़ जाएंगी। दोस्तों, आने वाले दिनों में इस फिल्म का कलेक्शन कैसा रहता है और इसका बजट किस प्रकार से रहता है, यह तो हम आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे से जानेंगे। बाकी आपको और भी चीज़ें जानना है, आपको कौन सी मूवी के रिव्यू रेटिंग के बारे में बातें करनी है और जाननी है, तो यह सब चीज़ें हमें आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलेंगे हम और धमाकेदार मूवी रिव्यू के साथ में और कुछ अच्छे अपडेट के साथ में। लेकिन आपको अगर यह मूवी देखनी है और आपकी मूवी देखकर हो जाए तो हमें कमेंट में आकर ज़रूर बताएंगे कि यह मूवी आपको पसंद आई कि नहीं। हमने जिस प्रकार से इसमें बातें की है यह उस प्रकार से खरी उतर पाई है या नहीं। इसके गाने, बैकग्राउंड म्यूज़िक, सिनेमेटोग्राफी, स्टोरी प्लस एनिमेशन सीन सब शानदार क्वालिटी के है या नहीं, इस बारे में हम और कुछ दिनों में चर्चा करेंगे और हम इसे थिएटर में ज़रूर देखने जाएंगे, क्योंकि यह मूवी का फर्स्ट पार्ट मैंने देखा था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा था। बाकी सेकंड पार्ट की लिए मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर आप भी एक्साइटेड हैं तो आप हमारे कमेंट में इन सभी चीज़ों की राय ज़रूर से दीजिएगा और भी वीडियोस में आते रहेंगे तो आप बेल आइकन को ज़रूर से दबा लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपको एनी टाइम प्रोवाइड करवाता रहूँगा। बात करेंगे हम फ्रोजन की लेंथ क्या रहने वाली, तो मोआना 2 की लेंथ क्या रहने वाली, तो इस मूवी का लेंथ रहेगा 100 मिनट का, जो कि हम
टोटल आवर की बात करेंगे तो 1.35 मिनट के अबाव इसकी रनिंग टाइम रहेगी। फिर भी यह मूवी ज़्यादा शॉर्ट मूवी लग रही है, क्योंकि ऐसे मूवियों की लेंथ 2 घंटे के अराउंड होनी चाहिए, जो कि 1.5 घंटे में यह मूवी काफ़ी जल्दी से सिमट जाएगी, क्योंकि ऐसे मूवी में इंटरेस्टिंग ज़्यादा बनी रहती है। एंड तक देखने का मज़ा भी कुछ और ही होता है। बाकी देखना होगा कि आगे जाके क्या होता है। सो दोस्तों, आप हमारे वीडियो पर एंड तक बने रहें। सो वीडियो को वॉच किया तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। सो मिलते हैं अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। सो हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं मोआना 2 के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड इसकी रिलीज डेट और OTT प्लेटफॉर्म कब कहाँ देखने को मिलेगी। इन सब चीज़ों से आपको हम रूबरू करवाने वाले हैं। लेकिन आप हमारे चैनल पर लास्ट तक बने रहे, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप हमारे सारी की सारी न्यूज़ को जरूर से फॉलो कीजिए। तो चलो हम बताते हैं आपको इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। तो यह मोआना 2016 में आई, उसका सीक्वल है, जिसको 2016 में बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था। वह काफ़ी अच्छी एनिमेशन मूवी है। बात करेंगे कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो 2016 की एक फिल्म अमेरिकी एनिमेटेड संगीतमय मूवी थी, जिसका नाम मोआना था, जिसे हम जानेंगे किसी का निर्देशक जॉन मस्कर, रॉन क्लेसमेंट। इसकी पटकथा जेरेड बुश ने की थी। बात करें निर्देशक के बारे में, तो निर्देशक जॉन मस्कर का जन्म 8 नवंबर 1953। एक अमेरिकी एनिमेटर, फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और फिल्म निर्माता है। वे अक्सर सभी साथी निर्देशक रॉन क्लेमेंट्स के साथ मिलकर काम करते हैं और उन्हें डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म द ग्रेट माउस डिटेक्टिव, जो कि 1986 में आई थी, फिर द लिटिल मरमेड 1990 में, अलादीन 1992, हरक्यूलिस 1997, टीजर प्लेनेट 2002 में, द प्रिंसेस एंड द फ्रॉग 2009 में आई थी। फिर मोआना, जिसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था, वो आई थी 2016 में। इसके बाद इसका सीक्वल काफ़ी दिनों से तैयार कर रहे थे, लेकिन फाइनली वो अभी अब कुछ ही दिनों में थिएटर में आने वाली है। तो उसका नाम मोआना 2 ही रखा गया है, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है। और बात करेंगे जॉन मस्कर की पहली फिल्म, जो कि द ग्रेट माउस डिटेक्टिव है, कि इनकी पहली फिल्म को किसने पसंद किया था। तो द ग्रेट माउस डिटेक्टिव वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स फीचर एनिमेशन द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी पिक्चर द्वारा रिलीज की गई 1986 की अमेरिकी एनिमेटेड साहसिक फिल्म है। यह टाइटल और पॉल गेल्डन द्वारा बच्चों की पुस्तक श्रृंखला बेसिल ऑफ बेकर स्ट्रीट पर आधारित फिल्म को जॉन मस्कर, डेव मिचेलन, रॉन क्लेमेंट्स
और मार्टी वेंटेसन ने अपने फीचर निर्देशन की शुरुआत में लिखा और निर्देशित किया। विंसेंट प्राइम, बेरी इंगम, एल बेटिन, सुजन पोलार्चेक, कैंडी कैंडिडो, डायना चेस्ने, इव ब्रेनर और एलन यंग की आवाज़ के साथ कथानक एक माउस जासूस का अनुसरण कराता है।